हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक। एंड आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने देखे थे इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और उनके साथ में ही कल हमारे जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट हो गए इस चैप्टर के। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज You are provided with a hammer, a battery, a bulb, wires and a switch. आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है एक हैमर, एक बैटरी, एक बल्ब और वायर्स एंड अ स्विच और एक स्विच। ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की गई हैं। ये है आपका एक स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट के बेस पे आपको करने हैं दो क्वेश्चंस के आंसर्स, जिनमें से क्वेश्चन नंबर ए है आपका हाउ कुड यू यूज दैम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हाउ कुड यू यूज, आप लोग इन्हें कैसे यूज करेंगे। दैम मतलब हैमर को, बैटरी को, बल्ब को, वायर्स को, स्विच को। आप लोग इन्हें यूज करके कैसे बताएंगे। डिस्टिंग्विश मतलब होता है डिफरेंस, किन किन के बीच में, मेटल्स और नॉन मेटल्स के सैंपल्स में डिफरेंस। मतलब आप लोग इन चीजों को किस तरीके से यूज करके और ये बता सकते हैं कि ये जो ये आपको सैंपल्स दे रखे हैं वो मेटल्स के हैं या फिर नॉन मेटल्स के। तो देखते हैं, देखें तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे वर्ड्स दिख रहे हैं हैमर, बैटरी, बल्ब, वायर्स एंड स्विच। तो यहाँ पे आप लोग हैमर यानी कि हथौड़ी की मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको पीट सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि मेटल्स में क्वालिटी होती है कौन सी, मैलिएबल वाली। मैलिएबल मीन्स कि जो सब्सटेंस होते हैं या जो मेटल्स होते हैं उनको पीट कर और उनको पतली चादर में यानी कि शीट्स के अंदर चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे विद द हैमर वी कैन बीट द सैंपल। हैमर की सहायता से हम लोग सैंपल को पीट सकते हैं एंड इफ इट कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, और अगर ये पतली शीट्स में टूट जाती है देन इट इज अ मेटल, तो ये एक मेटल है। अदर इट इज ए नॉन मेटल, नहीं तो ये फिर नॉन मेटल है। इसका मतलब है कि हम हैमर से क्या कर सकते हैं, उस मेटल को नहीं, क्योंकि अभी तो हमें पता ही नहीं कि वो मेटल है या फिर नहीं। तो हैमर की सहायता से जो हमें सैंपल दे रखा है उस सैंपल को हम लोग क्या कर सकते हैं, बीट्स कर सकते हैं, यानी कि पीट सकते हैं उसको। अगर उसको पीटने के बाद में वो जो सैंपल है अगर थिन शीट्स में कन्वर्ट होता है देन इट इज मेटल, तो फिर वो मेटल है। अगर वो थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं होता है देन वो नॉन मेटल है। सिमिलरली उसी तरीके से ये जो बाकी की चीजें हैं, बैटरी, बल्ब, वायर और स्विच, ये जो चीजें इससे साफ पता चल रहा है कि इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी वाला जो इसकी जो वैरायटी है वो हमें बतानी है। यानी कि हमें जो सैंपल दिया है उसका हम क्या करेंगे, वी कैन यूज द बैटरी, बल्ब, वायर्स एंड स्विच टू सेट अप ए सर्किट विद द सैंपल। उस सैंपल के साथ में हम बैटरी, बल्ब और वायर और स्विच लेकर और एक पूरा सेटअप तैयार करेंगे सर्किट का। इफ द सैंपल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपका सैंपल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो फिर ये मेटल है, अदरवाइज है नॉन मेटल, नहीं तो ये नॉन मेटल है। तो आप हैमर से तो क्या करेंगे, मैलिएबल की क्वालिटी पता करेंगे कि जो आपका सैंपल है अगर वो थिन शीट्स में अगर कन्वर्ट हो रहा है देन इट इज अ मेटल, अदरवाइज इट इज अ नॉन मेटल। उसी तरीके से बैटरी, बल्ब और वायर स्विच लेकर हम लोग एक सर्किट तैयार करेंगे। सर्किट तैयार करने के बाद में अगर आपका सैंपल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है देन इट इज अ मेटल, अदरवाइज ए नॉन मेटल। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, assess the usefulness of these tests distinguishing between metals and non-metals. Assess the usefulness of these tests. ये जो हमने टेस्ट यहाँ पे किए हैं हैमर से या बल्ब, स्विच, वायर, इन सब से जो ये हमने टेस्ट किए हैं वो मतलब यूजफुलनेस कैसे हो सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस बताने में। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे द अबाउट टेस्ट आर यूजफुल इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एज यदि these are based on the physical properties। ये केवल यूजफुल तभी रहेंगे जब ये किस पे डिपेंड होंगे, किस पे बेस्ड होंगे, केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। नो केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व इन दिस टेस्ट। इन टेस्ट के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होंगी। यानी कि आपकी ये जो टेस्ट है, हैमर है, बैटरी है, बल्ब है, वायर है, स्विच है, इनसे क्या बता सकते हैं, या तो हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना बता सकते हैं या फिर हम लोग
इसका मेलिएबल वाली क्वालिटी बता सकते हैं। तो ये केवल तभी यूजफुल है जब ये केवल बेस्ड होंगे अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस आर नॉट इन्वॉल्व इन दीज टेस्ट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। 2 एग्जांपल दीजिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का। ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल से पढ़ चुके हैं जब हम इस चैप्टर के नोट्स देख रहे थे, जब इस चैप्टर के बारे में पूरी तरीके से हमने डिस्कस किया था। तो उनके अंदर जब हम लोग पढ़ रहे थे मेटल्स की जो रिएक्शन करवा रहे थे ऑक्सीजन के साथ में, कि रिएक्टिविटी उनकी कैसी कैसी होती है, तब एक वर्ड वहां पे आया था एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नाम से पता चल रहा है बच्चों, आगे इसके आ गया एम्फो। एम्फो मीन्स दोनों, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स यानी कि ऐसे ऑक्साइड जो कि बेस और एसिड दोनों के साथ में सेम तरीके का बिहेवियर करते हैं और दोनों के साथ में ही रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो देखिए, मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस। मेटल ऑक्साइड्स जो कि रिएक्ट करते हैं जिस तरीके से एसिड के साथ में उसी तरीके से बेस के साथ में, टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड वाटर, और बनाते हैं सॉल्ट और वाटर, आर नॉन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उन्हें बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो हमने देखा था नेचर के अंदर बेसिक होते हैं और एसिड के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। लेकिन जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना लेते हैं। इसका एग्जांपल है, एक तो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड एक है जिंक ऑक्साइड ZnO। तो कई बार हो सकता है बच्चों आपको ये डेफिनेशन ना पूछ के केवल यही पूछ लिया जाए कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, तो आपको पता होने चाहिए कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं। तो वहां पे आप 2 एग्जांपल दे सकते हो, एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड एक है जिंक ऑक्साइड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, नेम 2 metals which will displace hydrogen from dilute acids and 2 metals which will not। 2 उन मेटल्स के नाम बताइए जो कि हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से डिस्प्लेस कर पाएंगे, और 2 उन मेटल्स के नाम बताइए जो कि डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो ये जो डिस्प्लेस करने का जो गेम है वो पिछले लास्ट वीडियो में 2-3 वीडियोस में देख चुके हैं, आई थिंक इससे ज्यादा वीडियोस में भी देख चुके हैं। ये जो डिस्प्लेस वाला गेम है ये पूरा किसके ऊपर डिपेंड है बच्चों? ये डिपेंड है आपका रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर, ठीक है, जिसके बेस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं इस चैप्टर में। तो डिस्प्लेस कौन करेगा हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड में से? जो कि ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो कि हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। और डिस्प्लेस कौन नहीं कर पाएगा? जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होगा। तो बस आंसर भी इसका वही है। और एग्जाम्पल के अंदर आपको अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी तो आप 2 क्या आप 4-5 एग्जाम्पल इसके दे सकते हो, ठीक है, बट आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो आंसर लिख दीजिए, मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ऐसे मेटल जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, डिस्प्लेस इट फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, वो उसे डाइल्यूट एसिड में से डिस्प्लेस कर सकता है, किसे? हाइड्रोजन को। और एग्जाम्पल है जैसे सोडियम, पोटेशियम, इसका एग्जाम्पल आप कैल्शियम भी ले सकते हैं, ठीक है। एंड इसके जस्ट अपोजिट मेटल्स विच आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, अगर आपका मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है देन डू नॉट डिस्प्लेस इट फ्रॉम डाइल्यूट ऑक्साइड। तो ये है जो आपका मेटल है वो हाइड्रोजन को डाइल्यूट ऑक्साइड में से जो है, सॉरी यहाँ पे ऑक्साइड नहीं एसिड आएगा, तो डाइल्यूट एसिड में से डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे हाइड्रोजन को मेटल्स जो कि इससे कम रिएक्टिव होंगे। और इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारे किसके हैं? उनके एग्जाम्पल हैं जो कि लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड डू नॉट डिस्प्लेस इट फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, in the electrolytic refining of a metal M, what would you take as the anode, the cathode and the electrolyte? आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी है, आपको एक मेटल दे रखा है M, और रिफाइनिंग करने के बाद में आपको ये बताना है कि कहाँ जो एनोड होता है उस पर क्या जमा होगा। What would you take as the anode?
आप क्या लेना चाहेंगे, एनोड पे, कैथोड पे और इलेक्ट्रोलाइट पे। तो ये जो रिफाइनिंग वाला है, ये हमने पूरा मेथड देखा था कि जो लास्ट स्टेप होता है मेटल के एक्सट्रैक्शन के अंदर, वो होता है रिफाइनिंग द मेटल। और जो सबसे अच्छा जो मेथड होता है रिफाइनिंग का, वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये हमने देखा था। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या करते हैं, जो इम्प्योर आप मेटल आपको मिलता है उसको आप लोग करते हैं प्योर मेटल में। ठीक है, जो कि सबसे लास्ट जो आपका स्टेप होता है वो यही होता है, रिफाइनिंग वाला। देन हमने इसका पूरा मेथड देखा है विद डायग्राम की कैसे किस तरीके से आप जो है उसको पूरा सेटअप करते हैं, और किस तरीके से जो एनोड होते हैं, कैथोड होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, फिर उनके अंदर किस तरीके से जो प्योर मेटल होता है वो कैथोड पे जमा हो जाता है एक पतली सी स्ट्रिप में, और किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पूरा का पूरा जो आपका सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट ऑफ द मेटल है वो पूरा घुल जाता है, और जो आपका इम्प्योर मेटल है वो किस तरीके से एनोड के ऊपर आकर कलेक्ट हो जाता है। और लास्ट में जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो एनोड का जो बॉटम होता है, यानी कि नीचे का जो लेवल होता है, वहां पे आगे पूरा जमा हो जाता है, जिसे आप लोग बोलते हैं एनोड मड। ठीक है, तो देखते हैं इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल। यहाँ पे लास्ट का कंक्लूजन देखेंगे हम सिर्फ क्योंकि आंसर्स ये हमें इतना ही पूछ रहा है। तो अगर आपको इसको डिटेल में जानना है कि रिफाइनिंग क्या है, ये किस तरीके से मेथड होता है, किस तरीके से एपरेटस को सेटअप किया जाता है, तो आप ये सारा का सारा जो मैटर है वो आप मेरे लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो एनोड पे क्या होगा, इम्प्योर मेटल M, कैथोड पे thin strip of pure metal M, and electrolyte पे solution of the salt of the metal M। जो impure metal होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है what would you take, आप क्या लेना चाहेंगे, तो एनोड पे लेंगे हम लोग impure metal M को, कैथोड पे thin strip of pure metal M की जो thin strip है वो आएगी कैथोड पे, इलेक्ट्रोलाइट पे आएगा आपका पूरा सॉल्यूशन मेटल M का, जो मेटल M है उसका पूरा सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्ट का। क्योंकि जैसे हमने वहां पे सॉल्यूशन लिया था, जैसे हम कॉपर की बात कर रहे थे, हमें करना है जिससे कॉपर को प्योर करना था वहां पे, तो हमने जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट पे हमने लिया था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से जो कॉपर है वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर घुल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्रत्युष took sulfur powder on a spatula and heated it। प्रत्युष नाम का एक लड़का है जो सल्फर पाउडर लेता है ऑन ए स्पेचुला। स्पेचुला मतलब जो चम्मच टाइप का होता है, उसके अंदर स्पेचुला में सल्फर का पाउडर लेता है एंड हीटेड इट, और इसे गर्म करता है। मतलब कि एक स्पेचुला लेना है आपको, उसके अंदर सल्फर पाउडर डालना है और स्पेचुला के नीचे आपको बर्नर से उसको हीट करना है। एंड ही कलेक्टेड द गैस, और वो गैस को कलेक्ट करता है इवॉल्व्ड बाय इन्वर्टिंग ए टेस्ट ट्यूब ओवर इट। और वो क्या करता है, उस स्पेचुला के ऊपर एक टेस्ट ट्यूब लगा देता है उल्टी करके, और जो उसको हीट करने पर सल्फर पाउडर को जो गैस निकलती है उसको वो टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या कर लेता है, जमा कर लेता है, उसको कलेक्ट कर लेता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि उसने एक स्पेचुला लिया है, स्पेचुला के नीचे उसने एक बर्नर जलाया है, और आपकी बुक के अंदर ये वैसे तो डायग्राम भी दे रखा है, आप उसको देख लीजिएगा, लेकिन आप फिर भी आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। एक स्पेचुला के अंदर सल्फर का पाउडर है, स्पेचुला के नीचे बर्नर जलाया हुआ है, और स्पेचुला के ऊपर उल्टी करके टेस्ट ट्यूब रखी हुई है। जैसे ही सल्फर पाउडर जलेगा तो जो गैस निकलेगी वो सारी की सारी गैस आपकी टेस्ट ट्यूब में जमा हो जाएगी। ये है आपका एक स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन, कि जो गैस होगी, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन, कि जो आपकी गैस होगी जो आपने कलेक्ट की है वो किस तरीके से एक्शन करेगी। फर्स्ट पॉइंट, ड्राई लिटमस पेपर, यानी कि वो एक्शन ड्राई लिटमस पेपर पे क्या एक्शन लेगी, तो इसका तो सीधा सा है नो एक्शन ऑन ड्राई लिटमस पेपर, की ड्राई लिटमस पेपर पे कोई एक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ड्राई अगर लिटमस पेपर होगा तो उसमें वाटर तो होगा ही नहीं, वाटर वेपर्स होंगे नहीं, तो उनके अंदर H पॉजिटिव आयंस वगैरह कुछ भी नहीं होगा, ना कोई आयंस होंगे, ना उनमें वाटर होगा, तो कोई रिएक्शन होगी नहीं। तो यहाँ पे आपका सीधा सा आंसर हो जाएगा नो एक्शन ऑन ड्राई लिटमस पेपर। नंबर 2, मॉइस्ट लिटमस पेपर, अगर आपका लिटमस पेपर गीला हो तो, अब साफ पता है कि अगर लिटमस पेपर गीला होगा तो इट मींस उसके अंदर वाटर ही होगा, तो वाटर के साथ में रिएक्ट करके कुछ ना कुछ तो उसमें लिटमस पेपर में चेंजेस तो होना ही है। तो यहाँ पे
जो आपका सल्फर पाउडर आपने लिया है, जब आप उसको हीट कर रहे हैं, हीट करने का मतलब है आप उसकी जो रिएक्शन है वो करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ में। हीट करने का मतलब है आप उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ में। तो यहाँ पे मैंने विद रिएक्शन भी लिखा है, हालांकि ये रिएक्शन आपको क्वेश्चन नंबर 2 है इसका एक, यानी कि जो बी क्वेश्चन है इसका, उसमें आपको यही सेम आंसर वापस लिखना है रिएक्शन वाला, लेकिन बिना रिएक्शन के आप इसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आप देखिए एक बार यहाँ पे, सबसे पहले आपने सल्फर पाउडर लिया, सल्फर पाउडर को आपने हीट किया, इट मींस आपने उसकी रिएक्शन करवाई है ऑक्सीजन के साथ में। अब ऑक्सीजन के साथ में आप रिएक्शन करवाएंगे, देन आपको मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, अब ये रिएक्शन करवानी है हमें मॉइस्ट लिटमस पेपर के साथ में, यानी कि उसमें वाटर है, तो सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन आप करवाएंगे वाटर के साथ में, तो आपको मिलेगा H2SO3, जिसे बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। ओके, तो जैसे ही यहाँ पर बन गया सल्फ्यूरस एसिड, यानी कि यहाँ पर बना है एसिड, और हम जब एसिड और बेसिस वाला चैप्टर देख रहे थे तो हमने देखा था कि जो एसिड की प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि जो एसिड होता है वो लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता है, अनीला। ठीक है, तो मॉइस्ट लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू टू रेड, जो मॉइस्ट लिटमस पेपर होता है वो ब्लू को रेड में चेंज कर देता है, बिकॉज क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद मॉइस्ट एंड प्रोड्यूस सल्फ्यूरस एसिड, क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो मॉइस्ट के साथ में रिएक्शन करता है और सल्फ्यूरस एसिड बना देता है, और जो सल्फ्यूरस एसिड बन गया इट मींस एसिड जो है वो ब्लू को रेड में चेंज करेगा। तो ये हो गया फर्स्ट और सेकंड ए का। अब देखते हैं इसका बी। नेक्स्ट इसका बी, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। वो सेम जो अभी हमने रिएक्शन देखी थी, जो हमने इक्वेशन देखी थी, उसको यहाँ पे लिख देना है कि जो सल्फर होगा उसको हीट करेंगे देन उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड को जब मॉइस्ट लिटमस पेपर से यानी कि वाटर के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो आपको सल्फ्यूरस एसिड मिलेगा। तो ये हो गई इसकी इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। दो तरीके बताइए जिनसे आप आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं। तो जो फर्स्ट तरीका है, बाय अप्लाइंग ऑयल, ग्रीस और द पेंट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, कि जो आपके आयरन का जो आर्टिकल है, जो सामान है, उसके ऊपर आप ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं या पेंट अप्लाई कर सकते हैं, और ये अप्लाई करने के बाद में जो आपका आयरन है वो मॉइस्चर के या एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा और उसको आप रस्ट से बचा सकते हैं। देन सेकंड पॉइंट इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपने आयरन आर्टिकल को कोटेड कर सकते हैं विद लेयर ऑफ जिंक मेटल। किसके साथ में? जिंक मेटल के एक लेयर से आप उसको कोटेड कर सकते हैं, विच प्रिवेंट्स द आयरन फ्रॉम रस्टिंग, जो आपके आयरन को बचाता है किससे? रस्टिंग से। तो ये दो तरीके हैं और जिनके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जब हम इस चैप्टर के नोट्स देख रहे थे उस टाइम हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है इनको। प्रिवेंशन के और भी तरीके देखे हैं, जिनमें एलॉय भी एक तरीका है। एलॉय होता है, आप लोगों को पता होगा, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, दो मेटल्स का भी हो सकता है और एक मेटल का और एक नॉन मेटल का भी हो सकता है। तो आज हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 10 तक, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन अब बचे हैं उसे हम करेंगे अपने कल के वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।